हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग एलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो जितने भी उसमें पार्ट वाइज पार्ट हैं अर्थात चैप्टर वाइज चैप्टर हैं उन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हमारे आरएम अकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रतीकात्मक निरूपण प्रश्नों के उत्तर, यानी इनको संग्रह में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी उत्तरों को हम लोग जवाब देंगे। वो हमारा क्वेश्चन का टाइप क्या है, प्रतीकात्मक निरूपण। इसका मतलब जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल होते हैं, कि सिंबल जैसे कुछ बना दिया जाता है तो बोलते हैं इसका क्या अर्थ है, उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए और अच्छे से क्लियर करेंगे सारे क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, और उसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, कह रहा कि संकेतन ये कह रहा 5-7 का क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब यही होगा कि हमें यहाँ पे संकेतन ये जो दिया है सिंबल बना के उसके साथ 7 दिया, 7 का अर्थ होगा क्या, भुजा की लंबाई नहीं दोस्तों, त्रिज्या की लंबाई नहीं होगी, दीवार की मोटाई नहीं होगी, इसका मतलब होगा व्यास। क्या होगा दोस्तों, व्यास होगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे आपको संकेत में दिया रहे इसके साथ 7 दिया रहे या 8 दिया रहे, इसका मतलब होगा व्यास। कभी भी आपको पूछे अगर ऐसे करके सिंबल आपको दिया है, यहाँ पे 10 दे दिया है, कहीं ये 10 क्या है, तो आपको बताना है क्या है, व्यास की इकाई है, अर्थात ये व्यास दिया गया है, किसी भी चीज़ का व्यास दिया है। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे करके ये सिंबल बना के इस पर 2 दे दिए, तो अगर पूछे कि 2 क्या है तो आपको बताना है कि ये व्यास है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त एस आर का मतलब क्या है। यस आर का मतलब क्या है दोस्तों, सेक्शनल रेसेस हो जाएगा, नहीं गलत है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा, यस आर का अर्थ क्या होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यस आर का मतलब होगा यहाँ पे स्फेरिकल रेडियस। हाँ यही होगा दोस्तों, स्फेरिकल रेडियस। एस आर का फुल फॉर्म यही होगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। किसी भी इंजीनियरिंग आरेख पर संक्षिप्त चिन्ह एस आर का मतलब होता है स्फेरिकल रेडियस। इसको आपको याद करना है, जितने पॉइंट में बताऊंगा उसी को याद करना है बस। ठीक है भाई, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, कह रहा है क्या, संकेतन यानी संकेत में सिंबल में दिया है 2x और सिंबल देकर 6 दिया गया है, तो कह रहा का अर्थ है। इसका अर्थ है का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है, वो भी किसका अर्थ हो जाएगा तो आप सभी को बताना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। कह रहा है कि इकाई व्यास वाले वृत्त को 2 के स्केल फैक्टर के अनुसार स्केल करें, ये गलत है। 6 इकाई त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं, 6 इकाई वाले 2 वृत्त हैं, नहीं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी अगर ऐसे सिंबल देकर यहाँ पे 3 दिया है तो ये आपको व्यास बताता है। ठीक है, व्यास बताता है। पर यहाँ पे दोस्तों सिंबल के बाद 6, सिंबल के बाद जो 6 आया है ये तो व्यास होना चाहिए। मैंने अभी बताया सिंबल के बाद 6 जो आता है वो क्या होता है, व्यास होता है। पर यहाँ पे 6 जो दिया गया ये इकाई त्रिज्या है, ये गलत है। ठीक है, चलिए इसके सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। तो सी ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है 2 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के 2 स्केल फैक्टर हो जाएंगे, गलत। यहाँ पे हो जाएगा 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त हैं। हाँ ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने अभी सिखाया आपको दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका यही था, संकेतन, संकेत में यही दिया गया था 2x सिंबल 6, तो सिंबल के बाद जो आएगा अंक दोस्तों वो व्यास होता है, तो यहाँ पे 6 इकाई व्यास हो गया, और जो यहाँ पे x के साथ जुड़कर आता है उसका मतलब है वृत्त है। ठीक है, किसी वृत्त का ही तो व्यास होता है भाई, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्लियर हो गए भाई। अगर मैं यहाँ पे ऐसे दे दूँ 3x, उसके बाद सिंबल बना के दे दूँ यहाँ पे 7, अगर मैं ये नया क्वेश्चन बना दूँ, मैं कह दूँ ये क्या है, आप कहेंगे ये जो होगा 7 व्यास है, यानी 7 व्यास है। वो हुई कितने वृत्त की, 3 वृत्त के 7 व्यास हैं, आपको ऐसे बताना है। क्लियर भाई, सब कुछ क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फिगर से संबंधित है, इसका मतलब क्या है इसको आपको बताना है। ठीक, चलिए यहाँ पे ज़रा देखेंगे आप लोग भाई, क्या कह रहा है, कह रहा नीचे दर्शाई गई आकृति में कुंजी का कौन सी है
कुंजी कौन सी है, तो कुंजी को आपको बताना है कौन सी कुंजी है। तो यहाँ पे हो जाएगा लुईस कुंजी नहीं, कार्नेडी कुंजी नहीं, बार्थ कुंजी। हाँ दोस्तों ये बार्थ कुंजी है। ठीक है, ये जो सिंबल बना है आपको याद करना होगा। देखिए इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता भाई, ये आपको याद करना होगा। याद कैसे होगा, जब बार बार आप देखेंगे तब। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ और हम पॉइंट पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पे कुछ कुंजी हैं, देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे इसको सॉफ्ट कहेंगे, इसको सॉफ्ट कहेंगे। पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे भाई, सॉफ्ट कहेंगे। और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग, सराउंडिंग हब। तीसरे वाले को कुंजी। यानी सी ऑप्शन में जो दिया गया है इसको हम इतने प्रकार के नाम से जान सकते हैं। और वो कैसे कैसे होते हैं सब कुछ आपको मैंने बताया। सॉफ्ट है, सराउंडिंग हब है, कुंजी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे। आगे जो भी है उसको भी हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ कुंजी यहाँ पे दिया गए हैं। देखिए इसको हम लोग गोल कुंजी के नाम से जानते हैं। ये सैंडल कुंजी है दोस्तों, ये कुंजी पर चपटा है, कुंजी पर चपटा है, और चपटा कुंजी है। ये सब आपको दोस्तों यहाँ पे सिंबल देखना है। यहाँ पे ये कैसे बने हैं, ये गोल तो सब है पर यहाँ पे सिंबल से आप पहचान पाएंगे ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। भाई बहुत ही आसान होता है, जब आप 2-3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समलंबी पेच है। समलंबी पेच है का मतलब एकमी हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बट्रेस वर्ग हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे एकमी थ्रेड हो जाएगा दोस्तों। एकमी थ्रेड का, एकमी चूड़ी का कोण कितना एंगल होता है, 29 डिग्री का होता है। ये पेपर में आपसे बार बार पूछेगा। एकमी थ्रेड यानी एकमी थ्रेड का मतलब चूड़ी। देखिए यहाँ पर दिया है कि एकमी थ्रेड, ये देखिए ये दे रखा है। एकमी चूड़ी का कोण कितना होता है, 29 डिग्री होता है कि नहीं होता है, मैंने बताया। और समलंबा थ्रेड यानी समलंब चतुर्भुज के जो समलंब थ्रेड की चूड़ी होती है उसकी 30 डिग्री होती है। क्वेश्चन में दिया है समलंब थ्रेड तथा एकमे थ्रेड दोनों समान आकार के होते हैं। जो समलंब होते हैं और जो एकमी थ्रेड के होते हैं, थ्रेड माने चूड़ी, जो समलंब चूड़ी होती है, जो थ्रेड यानी एकमी चूड़ी होती है, दोनों के आकार समान आकार होते हैं, समान आकार होते हैं, पर क्या है उनकी कोण में थोड़ा सा अंतर होता है। एकमी का 29 होता है और जो समलंब होते हैं थ्रेड उनके 30 डिग्री होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको याद होना चाहिए एकमी थ्रेड की एंगल कितना होता है, 29 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्रायः किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, होता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्रायः, तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्रायः किसका, कोर्स पिच क्लोज फीड, कोर्स पिच मीडियम। हाँ दोस्तों कोर्स पिच मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा कोर्स पिच मीडियम 6 यानी बी का 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लेके चलूँगा क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे कहा भी है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्रायः कोर्स पिच एवं मीडियम पिच चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए ये क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में एक कीज में से सॉफ्ट का टेपर्ड, सॉफ्ट का टेपर्ड कौन होता है भाई, सॉफ्ट का टेपर्ड यही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है, टेपर्ड भाग में एक की, जो की माने चाबी होती है, कौन सा टेपर्ड भाग में सबसे ज़्यादा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे भाई क्या है सॉफ्ट के टेपर भाग में, सॉफ्ट के टेपर भाग में जोड़ बनाने के लिए अर्धवृत्ताकार डिस्क, अर्धवृत्ताकार डिस्क या वुडरॉफ कुंजी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कैसे भाग में भाई, किसी भी सॉफ्ट के टेपर भाग में, टेपर अगर है उसको जोड़ने के लिए हम लोग किस की का प्रयोग करेंगे, अर्धवृत्ताकार डिस्क या वुडरॉफ कुंजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यह स्वयं समायोजित होती है, स्वयं ही एडजस्ट हो जाती है उसमें। ये पॉइंट याद करना, ये बहुत पूछेगा आपसे दोस्तों, कहेगा ऐसा कौन सा कुंजी है जो स्वयं एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना होगा वुडरॉफ कुंजी या अर्धवृत्ताकार कुंजी, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा जान लेंगे दोस्तों हम लोग। और ये क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये दिया है पहला वाला जो हमारा ये पहला सिंबल है, इसका हो जाएगा अर्धवृत्ताकार कुंजी, डिस्क कुंजी या वुडरॉफ कुंजी बोलते हैं। लेकिन जो ये वाला सिंबल है इसको किस नाम से जानेंगे, क्योंकि यही एक एक सिंबल को पढ़ते चलेंगे तभी आपका क्लियर हो जाएगा। जेब हेड कुंजी, इसको बोलेंगे जिब हेड कुंजी। ये जो है दोस्तों ये जिब हेड कुंजी है। और ये जो है दोस्तों राउंड बार शंख कुंजी है। कैसी है, राउंड बार शंख कुंजी है। और यहाँ पे ये दोस्तों आयताकार शंख कुंजी है। ये आपको पता चला।
ये राउंड बार शंख कुंजी है, ये आयताकार शंख कुंजी है दोस्तों, और ये वाला जिब हेड है। कैसा है? जिब हेड कुंजी है। ये वुडरफ है या तो अर्धवृत्ताकार है। समझ में आ सारी चीज़ें? क्लियर भाई? चलिए आगे देख लेंगे हम लोग दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे ज़रा देखेंगे ध्यान से हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा है, चित्र में असेंबलियों में प्रयुक्त कुछ वृत्त को दर्शाया गया है। वृत्त के साथ उनके नाम व कार्य का मिलान करिए। देखिए मिलान करना है तो हम लोग यहाँ पे मिलान करेंगे भाई। थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे तभी हम लोग मिलान कर पाएंगे यहाँ पे। आइए देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे मिलान करना है। कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा, तो एक में एक का कह रहा है कि एक क्या है, री इन्फोर्स ई रिंग टाइप। ठीक है, री इन्फोर्स्ड ई रिंग टाइप जो है दोस्तों, एक का हो जाएगा डी, ये वाला इसमें जाएगा। तो यानी एक का डी किस में है दोस्तों, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, अर्थात बी होगा, डी होगा। अब देखिए 2 में का क्या जाएगा, क्रेनसेट टाइप, क्रेनसेट टाइप हो जाएगा ये वाला। तो यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई? हमारा डी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ मिलान हो गया। कह रहा 3 वाला किस में जाएगा, 3 वाला जो होता है हाई स्ट्रेंथ टाइप वाला जाएगा सी में। किस में जाएगा भाई, सी में जाएगा, सी वाला इसमें होगा। और चौथा किस में जाएगा, चौथा वाला हमारा चला जाएगा बी में। कौन हो जाएगा, ई रिंग टाइप कौन है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, उसको भी क्लियर करेंगे। आइए यहाँ पे हमने आपको एक बार नहीं बार बार बताया दोस्तों। कह रहा सेल्फ अलाइन है, ऐसा कौन सा की है जो स्वयं जाके एडजस्टमेंट हो जाता है। मैंने अभी भी बताया कि वो कैसा होता है, वुडरफ कुंजी होता है या अर्धवृत्ताकार होता है। डी ऑप्शन कहा था ना कि याद कर लीजिए। ठीक है, यही हो जाएगा, इसका आकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए कहा है कि वुडरॉफ की यह अर्धवृत्ताकार डिस्क है जो टेपर शंख में सेल्फ स्वयं समायोजित हो जाती है। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में प्रदर्शित कुंजी को सॉफ्ट पर चलाने पर सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। आइए ऐसा डिवाइस है तो कहा है कौन सा हो जाएगा, स्वयं तो हो जाता है दोस्तों इसमें फीडर की हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित पुली को सॉफ्ट पर चलाने सरकाने के लिए फीडर की का प्रयोग करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, फीडर की का प्रयोग वहाँ किया जाता है दोस्तों जहाँ सॉफ्ट पर हब में पश्चात गति आवश्यक हो। ठीक है, सॉफ्ट व हब में जहाँ सॉफ्ट व हब में पश्चात गति की आवश्यक हो वहाँ पे फीडर की का प्रयोग करते हैं। इसको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछता है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। आइए कह रहा है कि नीचे दिए गए विशेष चित्रों में मिलान करिए। आइए इनको मिलाते हैं। क्रेस्ट, हमने कहा आपको क्रेस्ट, देखिए दोस्तों क्रेस्ट किसे होता है, क्रेस्ट माने क्या होता है, चूड़ी का सबसे ऊपरा भाग। तो चूड़ी का सबसे ऊपरा भाग हो जाएगा सी हो जाएगा। हम मान लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे ऐसे एक चूड़ी चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं ये चूड़ी है। ठीक है, ये हमारा एक बोल्ट था, ये क्या है भाई, बोल्ट है। एक चूड़ी हमने ऐसे से काट दिया है। ठीक है, चलिए ये जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। तो क्रेस्ट यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपरी भाग सी पे दिखाई दे रहा है ना, सी वाला जो भाग है यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्रेस्ट है। तो एक में सी कहाँ है, तो एक में सी कहाँ है भाई, एक में सी, ये हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रेस्ट हो गया। अब फ्लैंकी क्या होता है जानते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो तिरछा होता है ना सब में, यही इसी को फ्लैंकी बोलते हैं। ये क्रेस्ट है और ये रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या है, क्रेस्ट है दोस्तों, और सबसे नीचे क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, यफ होगा, रूट क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। ठीक है, तो रूट तो इसमें दिया नहीं है, फ्लैंकी कह रहा है, तो फ्लैंकी क्या हो जाएगी, फ्लैंकी यही लाइन होती है दोस्तों, यहाँ पे यही, यहाँ से यहाँ तक जो होती है यही फ्लैंकी हो जाएगी। तो 2 का ई हो जाएगा, 2 का ई हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 का ई है कहाँ, ऑप्शन में 2 का ई तो ऑप्शन में है नहीं यार दोस्तों, यहाँ पे देख लेंगे फ्लैंकी। अच्छा फ्लैंकी का सिंबल दिया होगा ना, हाँ ये दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे दर्शाना चाहता हूँ ये चीज़ यहाँ पे बना के दिया है कि इसको हम क्या बोल देंगे, फ्लैंकी। तो 2 का ई हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिए और यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा थ्रेड एंगल किसे बोलते हैं, थ्रेड पिच का एंगल। तो पिच का एंगल दोस्तों इसे हम बोलते हैं किसको,
बी को बोलेंगे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये बना नहीं, ये बना ना, यही है पिच का एंगल, कोण है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। और 4 का डी, यानी 4 नंबर का डी क्या है दोस्तों, पिच। पिच किसे बोलते हैं, पिच दोस्तों। ये जैसे ये हमारा ऊपर का है ना क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, इनके दोनों के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे देखिए एक क्रेस्ट हो गया, ये एक क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। तो ये डी हमारा पिच हो जाएगा। तो सब चीज़ समझ में आए, फिर समझ लीजिए एक बार। देखिए हम लोग इसको क्रेस्ट बोलते हैं, तो एक में सी हो गया। अब उसके बाद फ्लैंक किसको बोलते हैं, फ्लैंक ये जो तिरछा रूप में है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, इसी को हम पूरा फ्लैंक ही बोलते हैं। अब बी को क्या बोलते हैं, यानी बी क्या है दोस्तों, बी हमारा यहाँ पे ये है ना, ये कोण है, ये क्या है, थ्रेड की, ये क्या है, कोण है यहाँ पे। और डी हमारा क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की जो हम लेते हैं दोस्तों, वो हमारा पिच हो जाता है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सब कुछ समझ में आया। आइए आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक चूड़ी को निम्न तरीके से उल्लेखित किया जाता है, करा यम 20 इंटू 1.5 माइनस 5h में संख्या 20 प्रदर्शित करता है। जो संख्या 20 होता है दोस्तों, ये होता है पिच व्यास होता है। ये आपको याद होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, पिच व्यास होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। यम क्या है, अगर आपसे यही 20 ना पूछकर यम पूछ लेता कि यम क्या है, तो यम को कहेंगे आइसोमेट्रिक थ्रेड है। क्या है, इसको आइसोमेट्रिक थ्रेड बोलेंगे। और जो इसके साथ गुणा में रहेगा 20 है, जैसे यम 20 है, जो अंक होता है इसको हम लोग पिच का व्यास बोलते हैं। ठीक है, वो भी कैसा है, बड़ा व्यास है मिलीमीटर में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बड़ा व्यास, पिच का व्यास ना करके यहाँ पे कहेंगे बड़ा व्यास है। यहाँ पे ये सी ऑप्शन होगा, हमने आपको बी बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़े व्यास को हम लोग देखेंगे, सी ऑप्शन हमारा होगा। और जो यहाँ पे 1.5 है, ये आपका मिलीमीटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में क्या होगा, पिच होगा। ठीक है, मिलीमीटर में पिच होगा। और 5h का मतलब टॉलरेंस क्लास सिंबल या चूड़ी के अंदर की तरफ का होता है। ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस क्लास सिंबल में यच बड़े अक्षर में है, यच बड़े अक्षर में है। ठीक है, इसको भी आप लोग जानते रहना। ठीक, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाला बॉटम सतह, चूड़ी के फ्लैंक को देखिए, हम मान लेते हैं एक बोल्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बोल्ट बना के दिखा रहा हूँ भाई। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये ऐसे चूड़ी कटता हुआ गया है इसमें। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक, हम मान लेते हैं चूड़ी कटा है। अब कह रहा चूड़ी के फ्लैंकों को, फ्लैंक ये जो इसे ऐसे होता है ना, ऐसे 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 करके गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो होती है, ये सब फ्लैंक है। ये क्या है, फ्लैंक है। ठीक है, तो नीचे वाले ये टॉप होता है, टॉप ये है, टॉप माने ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। तो जो नीचे होता है उसे हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं भाई, ऊपर सबसे ऊपर को क्रेस्ट और सबसे नीचे को रूट बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक ही बोलते हैं। समझ में आया। चलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाले बॉटम सतह को रूट कहते हैं, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाले टॉप सतह को क्रेस्ट बोलते हैं, मैंने ये भी बताया कि सबसे ऊपरी भाग को क्रेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ देख लीजिए, समझ लीजिए। चूड़ी पर एक बिंदु से साथ वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी तक को पिच बोलते हैं। ठीक है, जब एक राउंड हम लोग घुमाते हैं, वो जितनी दूरी नट हमारा चलता है आगे, उसी को हम पिच बोलते हैं। लीड क्या है, चूड़ी के एक घुमाव में वह जितनी अच्छी दूरी चलता है, चूड़ी के एक घुमाव में जितनी अच्छी दूरी चलता है उसे हम लीड कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। 4-5 पॉइंट बहुत पूछता है भाई। ठीक है, रट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह है, चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह, मैंने कहा ना ऐसे ऐसे मान लेते हैं होती है चूड़ी। ठीक है, ठीक, तो ये ऊपर की चूड़ी जो होती है ये, और ये बॉटम है, ये टॉप है, इन दोनों को जोड़ने वाले को बीच में फ्लैंक बोलते हैं। लेकिन सबसे ऊपरी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रेस्ट बोलते हैं। तो सबसे ऊपरी कह रहा चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप को क्रेस्ट कहते हैं, और जो नीचे होती है इसे हम लोग रूट बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आया भाई। चलिए मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग खुद ही भाई, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है।
आइए, मैंने कहा चूड़ी के फ्लैंकों को, तो फ्लैंक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये सब फ्लैंक है हमारा, ठीक है। ये जो है दोस्तों ये है हमारा क्रेस्ट है, यहाँ पे देखिए दर्शाया गया ऊपरी वाली भाग जितने होते हैं जहाँ पे ये क्रेस्ट है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक तिरछा रो जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, फ्लैंकी है, ठीक है। और जो यहाँ पे इसके ये क्रेस्ट हो गया, इसके ये क्या फ्लैंकी है, मैंने बताया ना हर तरफ ये तिरछा जो रूप होता है ये फ्लैंकी होते हैं। और जो फ्लैंकी के नीचे वाले होते बॉटम वाले उसे हम रूट बोलते हैं, यही तो आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, दो रूट या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। दो लगातार यानी दो लगातार तुरंत लगातार जो क्रेस्ट हो या पिच हो के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं, तो ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट किस धातु के बनाए जाते हैं, तो नट बोल्ट जो होते हैं दोस्तों माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, आपको ये आना चाहिए। बंधक के रूप में जो नट बोल्ट हम लोग बनाते हैं वो माइल्ड स्टील के बनते हैं। आइए, चूड़ी के ऊपरी भाग को हम किस नाम से, हमने अभी बताया चूड़ी के ऊपरी भाग को हम लोग क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा कर यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सीख लेंगे हम लोग। देखिए कह रहा चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम क्या है, तो चूड़ी के ऊपरी भाग का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चूड़ी के ऊपरी भाग को क्रेस्ट बोलते हैं। देखिए सबसे ऊपरी पॉइंट, चाहे इसको ले लीजिए चाहे उसको, ये सब है यही, इसको भी क्रेस्ट बोल देंगे, इसको भी क्रेस्ट, जहाँ पे ऊपरी भाग होता है सब क्रेस्ट हैं, ठीक है। हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब चूड़ी के ये ऊपरी भाग क्रेस्ट हो गए, लेकिन इसके अंदर भाग जाएंगे जहाँ पर धंसा हुआ भाग होता है, ये सब क्या है, रूट होते हैं। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ रहा है ना भाई, हाँ जरूर समझ में आएगा। अब यहाँ पे और थोड़ा सा देखेंगे, अगर ये जो है ये होती है दोस्तों इसकी डायमीटर, क्या होती है दोस्तों, डायमीटर। अब देखिए जैसे ये आपका ये क्या होगा, ये क्रेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका रूट हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों इसको चूड़ी की गहराई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्रेस्ट से लेकर रूट तक जो दूरी होती है इसको हम लोग चूड़ी की गहराई बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, चूड़ी की गहराई बोलते हैं। और दो फ्लैंकी को ऐसे कर देते हैं तो इनके बीच का जो कोण होता है उसे हम थ्रेड कोण के नाम से भी जानते हैं। दो फ्लैंकी को ऐसे बना दीजिए एरो फ्लैंक के बीच में, उसके बाद जो बीच में कोण होता है उसे हम थ्रेड कोण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। ये है यहाँ पे दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है थोड़ा इसको जानेंगे। कह रहा थ्रेड कोण, ठीक है भाई, क्या कहा है यहाँ पे समझेंगे। कहा है थ्रेड कोण होता है, तो थ्रेड कोण मैंने बताया था लीड व पिच के मध्य दूरी नहीं दोस्तों, दो थ्रेड के मध्य की दूरी, दो फ्लैंकी के मध्य के कोण। अभी मैंने बताया कि आपका ऐसे चूड़ी बनता है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों, ये जो फ्लैंकी है ना, ये दो फ्लैंकी, इन्हीं के बीच का जो कोण होता है, तो फ्लैंकी के बीच का कोण ही हम लोग बोलते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए थ्रेड कोण कहते हैं। इस कह रहा क्या, स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास हैं, स्क्रू थ्रेड का अधिकतम व्यास किसे कहते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है आपको ठीक से आना चाहिए। पहली बात, स्क्रू थ्रेड का अधिकतम व्यास क्या होता है इसको जानेंगे। देखिए चूड़ी के जो क्रेस्ट होते हैं सबसे ऊपरी भाग, इनके बीच की दूरी, क्रेस्ट के बीच की दूरी के भाग को हम लोग सबसे बड़ा व्यास, इसे जिसे बोलते हैं मेजर डायमीटर, क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा व्यास बोलते हैं, मेजर डायमीटर बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे यही पूछ ले स्क्रू थ्रेड जो चूड़ी होती है दोस्तों उसका न्यूनतम व्यास क्या होता है, तो दो रूट, ये ऊपर वाला भाग क्रेस्ट होता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, रूट होता है। दो रूट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, छोटा व्यास बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आया, बोलिए इतने बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और भी बातें जान लेंगे। हम मान लेंगे जैसे ये हमारी चूड़ी है, अगर इसके बीच में अगर ये लाइन खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बोलिए ये क्या होगा, बोलिए। ये दोस्तों आपका पिच डायमीटर हो जाता है। क्या होता है, पिच रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में रूट व क्रेस्ट के मध्य की सतह को क्या कहते हैं, तो रूट ये हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्रेस्ट हो गया। ऊपर वाला भाग हमने बताया ये क्रेस्ट होता है, नीचे के जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी, यही दो बीच की जो दूरी होती है इसे हम फ्लैंकी के नाम से जानते हैं। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मैं आपको कई बार बता के आया हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है भाई चूड़ी के भाग
चूड़ी के भाग रूट व क्रस्ट के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? वेरी गुड दोस्तों, हमने कहा ऐसे ऐसे ये चूड़ी मान लेते बनी है। ये आपका क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों, इतनी बार मैं बता रहा हूँ। ये हो गया आपका रूट हो गया। इनके बीच की दूरी क्या है? फ्लैंक की है। लेकिन ये मान लेते हैं ये क्रस्ट हो गया, ये क्या रूट हो गया। इनके बीच की लंबवत दूरी पूछ रहा है दोस्तों, ये आपकी बार तिरछा वाला दूरी नहीं पूछ रहा है, ये तो फ्लैंक ही होता है। ये रूट और ये क्रस्ट और रूट के बीच की लंबवत दूरी यानी वर्टिकल दूरी को पूछ रहा है। तो ये वर्टिकल दूरी को हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे? पिच की गहराई जानेंगे। क्या होता है दोस्तों? चूड़ी की गहराई हो जाती है सी ऑप्शन करेक्ट। अब बात समझ में आया आपको? यही चीज़ इसमें लिखा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे समझ लेंगे, उसको क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन भाई, चूड़ी के संलग्न, चूड़ी के क्या कह रहा है भाई? चूड़ी के संलग्न, यहाँ पे देखेंगे रूट व क्रस्ट की मध्य दूरी को, देखिए संलग्न कह दिए। संलग्न का मतलब उसको छोड़ना नहीं है, उसमें जुड़ा रहे। तो चूड़ी के संलग्न, इसको दोस्तों हम लोग चूड़ी की गहराई नहीं बोलेंगे, इसको हम प्रभावित व्यास भी नहीं बोलेंगे, लीड के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसको किसके नाम से जानेंगे? लीड के नाम से। चूड़ी के संलग्न रूट क्रस्ट व मध्य दूरी को हम लोग लीड, अर्थात इसको हम कह सकते हैं क्या? स्क्रू में एक घुमाव, जैसे हम नट को यानी नट को एक बार घुमाते हैं ना, वह जितनी अच्छी दूरी चलता है उसे हम लीड बोलते हैं। स्क्रू के एक घुमाव में वह जितनी अच्छी दूरी तय करती है उसे हम लोग लीड बोलते हैं। देखिए दोस्तों सिंगल स्टार्ट थ्रेड, देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? चूड़ी होती है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच व लीड की दूरी बराबर होती है, ठीक है। पिच व लीड की बराबर दूरी होती है, तो आपको सबको पता होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होती है? पिच व लीड की क्या होती है दूरी भाई? बराबर होती है। आइए समान होती है, वही मतलब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको मतलब हम क्या बोलेंगे? चूड़ी के बड़े व्यास और छोटे व्यास, सब लोग पहले समझ लेंगे क्या है। हम मान लेते हैं एक मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये चूड़ी बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक बोल्ट था, ये बोल्ट है, इसमें मैंने ऐसे ऐसे करके चूड़ी बना दी है, ठीक है। अब देखिए चूड़ी का ये सबसे बड़ा व्यास है, ये जो सब ये होता है बड़ा व्यास, और ये दोस्तों होता है छोटा व्यास, ठीक है। जब इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, ध्यान से देखिए, इसमें से जब बड़ा व्यास में से जब मैं इसको घटा दूंगा तो ये वाली दूरी बचेगी और यहाँ पे ये वाली दूरी बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? अगर ये बड़े वाले में से मैं इसको जब मैं घटा दूंगा तो ये बचेगा और ये बचेगा। ये क्या है? चूड़ी की गहराई ही तो है। बोलिए, चूड़ी की गहराई मैंने बताया नहीं था दोस्तों, ये क्रस्ट और ये रूट के बीच की दूरी को, वर्टिकल दूरी को हम लोग गहराई बोलते हैं। तो बड़े व्यास में से छोटे व्यास को जब हम घटाते हैं तो वो चूड़ी की गहराई होती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? चलिए जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। इसके बाह्य चूड़ी की दिशा व बाह्य व्यास का व शिखर भी व्यास बोलते हैं। ये सब चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह चूड़ी का न्यूनतम व्यास होता है, इसे मूल या जड़ व्यास बोलते हैं। चूड़ी व्यास, बड़े व्यास, छोटे व्यास का अंतर चूड़ी की गहराई होती है। मैंने यही चीज़ आपको समझाया दोस्तों, ठीक है। आइए, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड किसके बराबर होती है? पिच के समान होती है। मैंने अभी बताया है कि जो लीड होती है दोस्तों, लीड बराबर होती है पिच, लीड बराबर पिच होती है दोस्तों, ठीक है। अगर एक पिच होगा तो अगर सिंगल है, सिंगल का मतलब एक, तो एक का गुणा करेंगे तो एक पिच एक ही होगा, पिच और लीड समान हो जाएगा। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या 2 का गुणा करेंगे। अगर मल्टी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 3 का। अगर सिंगल वाले स्टार्ट थ्रेड में ये पिच और लीड समान होती है, और डबल वाले में, ट्रिपल वाले में अलग अलग होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे वही चीज़ समझाया गया है, देख लीजिए। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड व पिच समान होती है, मैंने आपको बताया था अभी। डबल स्टार्ट थ्रेड वाले में लीड स्क्रू पिच की दुगनी होती है, मैंने कहा ना 2 का गुणा हो जाता है। ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड वाले में लीड स्क्रू की 3 गुना होता है, मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। 3 जगह कह रहा, 3 जगह से शुरू होने वाली चूड़ी को कहते हैं ट्रिपल स्टार्ट बोलते हैं, यानी यह सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए लीड बराबर मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है? पिच होती है, पिच है। अगर यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल है तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाता है, वही 3 का। अगर डबल है तो 2 का होगा, सिंगल है तो 1 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 24 नंबर का आपका क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। आइए
मैं आपको और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए, ये सब चित्र क्या हैं, आप थोड़ा चित्र के बारे में भी जान जाइए। देखिए, ये आपका रूट, ये आपका क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, तो ये सिंगल स्टार्ट है क्योंकि ये लीड और पिच के बराबर है, लीड और पिच के बराबर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब ये तो एक ही था, अब की बार डबल स्टार्ट डबल ले लिया गया है, तो डबल ले लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए एक लीड बराबर कितना हो गया, 2 पिच हो गया, 2 पिच, ठीक है ना, क्योंकि एक यहाँ तक पिच था, फिर एक यहाँ तक हो गया, तो एक कितना हो गया, 2 पिच हो गया है, ठीक। यहाँ पे वही चीज़ देख लीजिए, ट्रिपल स्टैंडर्ड थ्रेड में देखिए, एक यहाँ तक पिच हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 पिच हो गया, तो एक लीड बराबर कितना है, 3 पिच है, इसलिए ये 3 गुना हो गया है, ठीक है ना। यल को हम लीड से व्यक्त करेंगे, पी को हम पिच से व्यक्त करेंगे, दोनों चीज़ क्लियर। चलिए, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी कई बार आपको बताया था। BSW ब्रिटिश यहाँ पे दे दिया है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड, ठीक है। ये कह रहा है इसका कोण कितना होता है, तो इसका कोण होता है 55 डिग्री होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड मतलब ये 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए, मैं आपको कुछ कोण बता देता हूँ, इसको याद कर लीजिए, ये आपके पेपर में हूबहू आएगा दोस्तों, चाहे जहाँ आप पढ़ने जाएंगे ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्या है, BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड का मतलब होता है 55 डिग्री कोण होता है। BA ब्रिटिश एसोसिएशन, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रिटिश एसोसिएशन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है, 47.5 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड जो होता है 0 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड, मैंने कहा ना कई बार पूछा जाता है, एक्मे थ्रेड 29 डिग्री का होता है। बटरेस थ्रेड 45 डिग्री का होता है। आपको याद क्या करना है, BA वाला याद करना है, ठीक है। ब्रिटिश एसोसिएशन आपका हो जाएगा 47.5 डिग्री, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड का हो जाएगा 55 डिग्री, इसको याद करना। एक्मे थ्रेड वाला याद कर लेना है, ठीक है। अब बटरेस थ्रेड ऐसे करके जब याद करेंगे तो आपका एक रहेगा, वो तो वैसे याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, कह रहा ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड थ्रेड के पिच का मान होता है 1/चूड़ी प्रति इंच होता है। ये आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 1/चूड़ी प्रति इंच होता है। और इसका कोण मैंने अभी बताया था कितना होता है, 55 डिग्री का होता है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड चूड़ी की गहराई कितनी होती है दोस्तों, तो ये चूड़ी की गहराई तो आपको आना ही चाहिए, क्यों भाई, आना ही चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 0.64 पिच होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। ये देखिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड, ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे चूड़ी की गहराई कितना होता है, 0.64 पिच होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया था इसका कोण कितना होता है, 55 डिग्री का होता है। यहाँ पे देखिए थ्रेड कोड, इसका विथार्ड कोड 55 डिग्री का दिया है। प्रभावी गहराई जिसे बोलते हैं, इसको दिया गया है संपूर्ण गहराई इतना पॉइंट इतना दिया गया है, त्रिज्या इतना दी गई है, पिच यहाँ पी क्या है, पिच है। ये चीज़ें पूछा जाता है आपसे, ठीक है, यही सब चीज़ घूम घुमा कर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। आइए आगे देख लेते हैं। BA ब्रिटिश एसोसिएशन, मैंने अभी पूछा था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ब्रिटिश एसोसिएशन का जो कोण होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 47.5 होता है। मैंने अभी बताया था आपको 47.5 होता है। और लेकिन ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथार्ड, ठीक है ना, कितना होता है, 55 डिग्री होता है। इसको अपने एक्मे का 29 डिग्री होता है, तो ये चीज़ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें कहा गया है इस थ्रेड का प्रयोग किसी उपकरण या अन्य सूक्ष्म कार्यों के लिए प्रिसीजन के लिए कार्य किया जाता है। किसका, ब्रिटिश एसोसिएशन। BA का फुल फॉर्म है, दे देगा आपसे कि BA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे बैचलर ऑफ आर्ट, मार देंगे, गलत हो जाएगा। ब्रिटिश एसोसिएशन होता है, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत पूछा जाता है फुल फॉर्म, ठीक है। आइए यहाँ पे कह रहा है क्या भाई, एक समतल सतह को रेखा छेदन करने का उचित तरीका कौन सा है, ठीक है। एक समतल सतह को, तो समतल सतह को रेखा आच्छादन करने के लिए आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चित्र को पहचानना सीखिए, जो लाइन ऐसे बारीक में ऐसे ऐसे करके खींची गई है दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा आच्छादन, ठीक है। ये चीज़ें आपको आना चाहिए। आइए मैं और आपके वही पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। और भी जान जाइए थोड़ा सा, क्या
रेखा आच्छादन रेखाएं पतली रेखाएं होती है। ये देखिए आपको यह पतली रेखाएं हैं कि नहीं है, और सब में तो मोटी है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये होगा। रेखा आच्छादन में पतली रेखाएं, यह रेखा आउटलाइन से 45 डिग्री के कोण पर, ये 45 डिग्री के कोण पे सब बनी है, ठीक है, और 1.5 सेंटीमीटर यानी मिलीमीटर की दूरी पर खींची जाती हैं। इतनी दूरी रहती है, कभी कभी पूछ लें इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1.5। यहाँ पे कहा गया ये रेखाएं किसी समतल भाग के सेक्शन को या धातु के सेक्शन को दर्शाता है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको ये का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक, ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि इसका मतलब ओवरऑल मशीनिंग करना है इस पर। मशीनिंग का मतलब इस पर अभी आपको मशीन चलाने की आवश्यकता है सभी पार्टों पर, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका जी जो लिखा है ये दोस्तों ग्राइंडिंग होता है, डी का मतलब ड्रिलिंग होता है, और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया है। टी का मतलब यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। टी का मतलब होता है टर्न मशीनिंग, ठीक है, मैंने बताया। अगर ऐसे सिंबल दिया है इसको टर्न मशीनिंग के नाम से जानेंगे, डी दिया है तो इसको ड्रिलिंग मशीन के नाम से जानेंगे। ड्रिलिंग मशीन का मतलब उस पर ड्रिल चलाना है, ठीक है। अगर इस पर ऐसे करके ऐसे सिंबल दिया है, इस पर कुछ बना नहीं है, तो इसको मतलब इसका ओवरऑल सब पे मशीनिंग करना अभी है, ठीक है, ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक है, ठीक है ना। बी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में है प्रतीक टर्न मशीन, इसको टर्न मशीन के नाम जानेंगे। सी वाले विकल्प में जो जहाँ पे जी है, जी से ग्राइंडिंग हो जाएगा, और डी से हो जाएगा ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। आइए यहाँ पे थोड़ा और जान लेंगे। देखिए जब सतह पर का मशीनिंग नहीं करना होता है, अगर मान लेते हैं ऐसे चिन्ह बना है, इसका मतलब है कि इस पे क्या कर मशीनिंग, अभी सब पे मशीनिंग करना है। अगर इस पे ऐसे बन गया है तो इसका मतलब इस पर मशीनिंग नहीं करना है, ठीक है, इस पर मशीनिंग नहीं करना है। अगर खाली ऐसे बना है तो जान लीजिए सब पे मशीनिंग करना है। अगर जीरो बन गया बीच में तो जान लीजिए कि मशीनिंग नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इससे कई क्वेश्चन आता है, मैंने अभी भी आपको बताया था, ठीक है। बताइए, मैंने कहा ना टर्न मशीन के ना प्रतीक बताइए, जहाँ पे टी लिखा होगा, जहाँ पे ऐसे करके टी लिखा होगा वही होगा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग वाला है। ये क्या है, ग्राइंडिंग वाला है। इसका मतलब क्या, ओवरऑल सभी पे मशीनिंग करना है, इस पर कुछ चला ही नहीं है एक बार। जैसे आप कोई जॉब ले आए, उस पर एक बार अभी कुछ किए नहीं है काम, तो उस पर सब पे चलाना होगा, वही चीज़, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ग्राइंडिंग वाला आपसे पूछ लिया, देखो मैंने कहा था ना कि कह रहा है ग्राइंडिंग मशीन का प्रतीक, मैंने कहा ना ग्राइंडिंग, जी जहाँ लिखा होगा यही होगा, ग्राइंडिंग मशीन हो जाएगा। टी लिखा है तो टर्निंग मशीन होगा, डी है ड्रिलिंग होगा। इस पर कुछ नहीं बना है तो इसका मतलब क्या है, इस पर सब पे मशीन चलाना है, ठीक। आइए ये आपका हो जाएगा, इसमें तो मैंने बता दिया ना आपको कौन सा हो जाएगा, ग्राइंडिंग मशीन का मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये देखिए इसमें कह रहा है ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन से फिर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ड्रिलिंग मशीन का प्रतीक कौन है, ड्रिलिंग मशीन का प्रतीक यही है। ये टर्न मशीन है, ये ग्राइंडिंग है, इस पर अभी सब पे मशीनिंग करना है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सब कुछ क्लियर भाई। चलिए आगे देखते हैं, बियरिंग की रूढ़ी बताइए, बियरिंग की रूढ़ी। तो बियरिंग की रूढ़ी जो होती है दोस्तों वो हो जाती है आपकी कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सिंबल आपको पहचानना होगा, ठीक है, जिसमें आपको ये ऐसे करके ऐसे ये 8 खाने बने हैं ना, इसमें ये 8 त्रिभुज, इस नीचे भी 8 त्रिभुज, तो ये क्या होता है, बियरिंग के रूल ही बताते हैं। आइए कुछ पॉइंट और भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जान जाइएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में बहुत पूछेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, चेन व्हील को इस सिंबल के नाम से जानते हैं, और ये क्या वाई थ्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेट नर्लिंग, स्ट्रेट नर्लिंग क्या हो दोस्तों, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रेट नर्लिंग का प्रतीक हो जाएगा। देखिए ये वाला चित्र सेम बना है, लेकिन ये देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा बना है, कैसे बना है, थोड़ा सा बना, तिरछा बना है। और इसमें देखिए ये जो नर्लिंग की गई ऐसे बराबर करके ऐसे बनाया गया है, यहाँ पे तिरछा बनाया गया है, यहाँ पे पूरा बराबर बनाया गया है। तो देखिए जो तो दोस्तों तिरछा होता है उसे स्ट्रेट नर्लिंग रूढ़ के नाम से जानते हैं, और जो यहाँ पे बराबर है दोस्तों एकदम बराबर है, उसको हम रूढ़ डायमंड नर्लिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, स्ट्रेट नर्लिंग है, जो तिरछा रहेगा स्ट्रेट नर्लिंग, क्योंकि ये वाला सिंबल ये वाला एकदम सेम है, तिरछा वाला स्ट्रेट नर्लिंग रोड, और जो एकदम बराबर होगा डायमंड रोड नर्लिंग वाला होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, उसको भी क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए आपका, मैंने कहा ना अभी मैंने आपको सिखा के आया हूँ क्या,
कि डायमंड नर्लिंग जो होता है दोस्तों वो चित्र ये और चित्र ये चित्र समान है, लेकिन जिसमें एकदम बराबर में होगा, ये जैसे ये है ना, ये नीचे वाला ये चित्र एकदम बराबर में रंगा हुआ भाग वो डायमंड होता है। जो तिरछा रूप में होता है, जो ऐसे करके, जो ऐसे में देखिए ऐसे तिरछा है ना इसमें, ये वाला ये आपका स्ट्रेट रिंग हो जाएगा। तो डायमंड नर्लिंग की रूढ़ी कौन है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये देखिए, और इसको जानिए, ये जो एकदम गोलाकार रॉड काट को रूढ़ी को बताता है, जो एकदम रंगा हुआ भाग है, लेकिन जो बीच में खोखला होगा वो गोलाकार पाइप के रूढ़ी को बताएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पहुंच सकता है। तो ये स्ट्रेट नर्लिंग है, ये डायमंड नर्लिंग है, ये गोलाकार काट रॉड है। ये कैसा है दोस्तों, यानी सॉरी, ये रॉड काट है यानी पूरे का क्षेत्रफल है, ये गोलाकार पाइप का है। आइए इसमें देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा भाग ब्लाइंड होल को प्रदर्शित करता है? ब्लाइंड होल को प्रदर्शित करता है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ब्लाइंड होल। क्लियर? आइए यहाँ पे बी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ब्लाइंड होल है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, इसमें चित्र में देखिए ये क्या है, ब्लाइंड होल। देखिए इसको, ये जो है ना, ये ड्रिल होल के नाम से जानेंगे, इसको ड्रिल होल के नाम से जानेंगे। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि इसके सामने सिंबल भी लिखा है। और जो दो वाला है ना दोस्तों, इसको किस नाम से जानेंगे, इसको दो वाले को किस नाम से जानेंगे, इसको भी क्लियर कर लेते हैं भाई। इसको हम लोग ब्लाइंड होल के, दो वाले चित्र को हम ब्लाइंड होल के नाम से जानेंगे, और तीन वाले को हम लोग काउंटर बोर के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये सिंबल ऐसे बना है ना, ये काउंटर बोर हो जाएगा। ये 4 नंबर वाला जो है दोस्तों, इसको हम लोग किसको, सॉरी, ये काउंटर शंख होल है, ये वाला तीसरा नंबर, और ये काउंटर बोर हो जाएगा 4 नंबर वाला। 5 नंबर वाला क्या होगा, स्पॉट फेस। ये सिंबल सभी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आप बार बार जब देखेंगे तो आपको 2-3-4 दिन में सारे सिंबल आपके नज़र में बन जाएंगे। ठीक है, आपको परीक्षा ही तो देना है दोस्तों, सिंबल 2-4-10 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा कि इसको कौन से सिंबल के नाम से जानेंगे। मान लेते हैं आपके पेपर में यही आ गया स्पॉट फेस वाला, तो क्या करेंगे, इसलिए आपको चित्र को बार बार देखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है पुर्जों की ड्राइंग प्रदर्शित करने की मशीन की A1 को क्या इंगित करता है? देखिए A1 क्या इंगित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो A1 जो इंगित करेगा दोस्तों, रफनेस का मान है, इसका मतलब रफनेस करने की ज़रूरत है। ये जो दर्शा रहा ना, इस पर रफनेस करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब कोटिंग से पहले रफनेस का मान, हाँ कोटिंग के पहले रफनेस करने की ज़रूरत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे A2 लिखा है ना दोस्तों, इस सिंबल का मान हो जाएगा कोटिंग के बाद। कोटिंग के बाद मतलब उस परत चढ़ाने के बाद रफनेस करना, ये होता है। जो पहले लिखा है ये कोटिंग के पहले। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो लाइन आई है ना, इसके ऊपर ये एक लाइन बनी है, जब इसके बीच में ये दोस्तों परत हम चढ़ा देंगे कोई, तो वो इतना ऊंचाई हो जाएगा, और उसके बाद फिनिश करना होता है। कोटिंग के बाद A2 का मान हो जाएगा, कोटिंग के बाद फिनिश करना रफनेस। A1 का मतलब कोटिंग के पहले, बिना कुछ चढ़ाए उसके पहले। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको आना चाहिए। क्रोमियम प्लेट कोटिंग की रफनेस A1 का मान है, कोटिंग के बाद बाहरी सतह पर A2 का मान हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को प्रदर्शित करता है? वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र, तो ड्रिल को छिद्र करने के लिए हम लोग दोस्तों बी सिंबल को लेंगे, यहाँ पे यही हो जाएगा, वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शित करेगा। आइए देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, कह रहा कांच, कांच को प्रदर्शित करने वाली रूढ़ी है, तो कांच को प्रदर्शित करेगा यही, ये कांच को प्रदर्शित करता है। ये जो दोस्तों ये जो जालीदार बनी है ना, ऐसे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी लकड़ीदार, ये लकड़ी को प्रदर्शित करता है, इसको भी जानते रहना। ठीक है, ये लकड़ी है दोस्तों, और ये जो बीच में ऐसे ऐसे करके सिंबल है, ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके कांच वाले हैं। ठीक है, लकड़ी और कांच का सिंबल पता चला आपको? बिल्कुल। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया है, कह रहा विकल्प ए में चित्र में कांच के रूढ़ को, ये वाला कांच को दर्शाता है, मैंने बताया। बी वाले में लकड़ी या प्लाईवुड, लकड़ी या प्लाईवुड कोई सिंबल ये है। चित्र को नज़र में बैठा लीजिए, कोई एक दिन में सीख कर नहीं आता मेरे भाई, 10 दिन बाद आपका पेपर है। ठीक है, तो अच्छे से बार बार चित्र को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या तो बार बार इसको देखिए वीडियो को। ठीक है, सी में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, रबड़ या फाइबर। ये सी वाला जो होगा प्लास्टिक, रबड़ व फाइबर होता है। ये वाला क्या होता है दोस्तों, पानी, तेल या पेट्रोल, केरोसिन। ठीक है ना, तेल, पानी, पेट्रोल, केरोसिन हो जाएगा। इसमें सिंबल याद रखना, अभी ये बार बार आएगा आपके सामने। ठीक, चलिए
आगे देख लेते हैं। ये देखिए आ ही गया ना, मैंने कहा था ना कि क्या तरल पदार्थ को प्रदर्शित करता। मैंने अभी भी बताया था कि पेट्रोल, पानी, डीजल ये सब किसको प्रदर्शित करता है, ये सी वाला। ये वाला क्या है दोस्तों, ये कांच को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, लकड़ी या प्लाईवुड को प्रदर्शित करता है। मैंने बताया ना यहाँ पे दोस्तों, तो ये तरल पदार्थ को ये प्रदर्शित करता है, मैंने अभी भी बताया। ये वाला स्टील के हो जाएगा, ये स्टील का हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ये तरल पानी है, क्या है तरल पानी, पेट्रोल, केरोसिन, ये लकड़ी या प्लाईवुड को, ये कांच को, ये वाला क्या है स्टील को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। ये कहा ना आपसे, फिर आ गया क्या, कह रहा है लकड़ी को प्रदर्शित करता है। मैंने कहा जिसमें जाली उलीदार ऐसे ऐसे तिरछा मिर्छा बना है, ये सब क्या है, लकड़ी या प्लाईवुड को, ठीक है। ये है आपका कांच का सिंबल, ठीक है, मैंने कहा ना। और ये दोस्तों आपका स्टील का है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये जल का है, ये क्या है, जल का है। आपको आना चाहिए जल, पानी, कांच, ठीक है, सॉरी कांच कह रहे हैं, मतलब पेट्रोल है, केरोसिन है, इन सब का तरल पदार्थ का है ये सिंबल। आइए आगे देखते हैं। पैकिंग का प्रदर्शित क्या है, पैकिंग, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह पैकिंग का प्रदर्शित करने वाला, पैकिंग ये कांच हो जाएगा, मैंने कहा। ये क्या हो जाएगा, ये लकड़ी का है दोस्तों, ये पानी होनी का है, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। पैकिंग को प्रदर्शित करने वाला यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे हम प्लास्टिक, रबर, फाइबर, लेदर, कार्क, मोम, फाइलिंग, ये सब हम लोग इस पे कहते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे दोस्तों। कह रहा रैचिट पिनियन की रूढ़ि बताइए, रैचिट एवं पिनियन की आपको रूढ़ि बताना है। रैचिट व पिनियन को किसके नाम से जानेंगे, तो हम लोग ए ऑप्शन के नाम से जानेंगे, रैचिट व पिनियन के रूढ़ि के संकेत। यही है आपका ए वाला। ये क्या है, तिरछा रूप में पेंट किया है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट नर्लिंग। ये क्या है, डायमंड नर्लिंग दोस्तों, होगा कि नहीं होगा। ये वाला भी मैंने आपको बताया था, जिसमें वर्ग बना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने कहा था ये क्या है, टर्न वेल्डिंग है, यानी टर्न आपको करना होगा। ये ग्राइंडिंग है, ये क्या है, ड्रिलिंग है। इसका मतलब क्या कह रहा, पदार्थ हटाने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा ना जिस पर अभी कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, जैसे आप कोई भी चीज़ सामान लेकर आओ, उस पर कुछ अभी किए नहीं हो, तो उसका मतलब होता है अभी इस पर सब कुछ मशीनिंग करना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी सब के बारे में मैंने बताया है। आइए थोड़ा सा जान लेंगे। अगर आप वाकई में पास होना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, आपको लगता है मुझे पास होना है, मुझे पास होना ज़रूरी है, तो आप दोस्तों ये सिंबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार याद करिए, रटिए, याद हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था ना जिस पर कोई सिंबल नहीं, वह सतह जिस पर मशीनिंग द्वारा पदार्थ हटाने की आवश्यकता है। इसका मतलब अभी इस पर कोई भी मशीनिंग नहीं की गई है, इस पर मशीनिंग करने की ज़रूरत है। वह सतह जहाँ पर टर्निंग की जाती है, ये हो जाएगा टी लिखा है, जिस पर डी लिखा है ड्रिलिंग, जी लिखा है ग्राइंडिंग, और जिस पर जीरो लग गया है इसका मतलब सब कुछ हम लोग इस पर मशीनिंग कर चुके हैं। इस पर कोई भी ज़रूरत नहीं, इस पर कोई भी चीज़ और पदार्थ हटाने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें समझ में आया दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर कह रहा किया ए, कह रहा चित्र ए में मशीन ड्राइंग में किसको प्रदर्शित करता है। तो जो ए वाला सिंबल है दोस्तों, ये हमारा खुरदरेपन को प्रदर्शित करता है। किसको, खुरदरेपन को, तथा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऐसा सिंबल बना रहे, ए जो होता है खुरदरेपन के चिन्ह को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बी है ना दोस्तों, बी वाला सिंबल वो मशीन में उत्पादन विधि को दर्शाता है। जो ये जो बी वाला सिंबल है ये उत्पादन विधि को दर्शाता है। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आप सबको जरूर समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। चलिए और यहाँ पर अगर जो सी वाला पूछे, ये जो सी है वो क्या दर्शाता है दोस्तों, सी वाला जो पार्ट है ये सी दर्शाता है वो क्या दर्शाता है आप लोगों को बताइए, उत्पादन विधि को, वेबिनेंस को, बोलिए क्या प्रतिदर्शन लंबाई, क्या दर्शाता है दोस्तों, प्रतिदर्शन लंबाई को दर्शाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। तो यानी ए आपसे पूछे तो ए का मान क्या होता है, फिर से समझ लीजिए दोस्तों क्या होगा। ए का मान होता है आपका क्या, खुरदरेपन को, बी का मान होता है उत्पादन विधि को, और सी का मान पूछे तो प्रतिदर्शन की लंबाई होती है। इतनी बातें क्लियर, ये सब आपसे नाम पूछा जाएगा बार बार, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खुरदरेपन वाला, ए का पूछा है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। चित्र में देखिए बी वाला आ गया है, कह रहा है अभी ए वाला भी अभी मैंने बताया आपको क्या होता है खुरदरेपन। बी वाला कह रहा है मशीन बी में किस चीज़ को दर्शाता है, तो बी वाला दोस्तों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, उत्पादन विधि को दर्शाता है। बी वाला क्या दर्शाता है, उत्पादन विधि को या प्रतिदर्शन लंबाई को दर्शाता है। बोलिए क्या होगा दोस्तों, बी वाला मशीन को क्या दर्शाता है,
यहाँ पे आपको दर्शाएगा क्या, मशीन ग्राइंड में उत्पादन विधि को, तो यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी वाला सिंबल हमें उत्पादन विधि या परत या उपचार को दर्शाता है। क्लियर। चलिए इसमें मशीन सी वाला दे दिया है, तो मशीन सी वाला देखिए क्या दिया है। मशीन सी में मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रतिदर्शन लंबाई होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिदर्शन लंबाई। बोलिए सारी चीज़ें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, प्रतिदर्शन लंबाई। अच्छा इसी चित्र में, इसी क्वेश्चन में आपको बता दूं कि जो दोस्तों ए वाला था वो आपको खुरदरेपन को दर्शाया, आप कहेंगे वेरी गुड सर, ठीक है। बी वाला जो होता है दोस्तों वो आपको क्या बताया, उत्पादन विधि वाला बताया। अगर सी वाला पूछ लेता तो सी वाला आपको क्या बताते हैं, प्रतिदर्शन लंबाई। ये चीज़ें आप सभी को आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्लियर। 3 पार्ट दिया है, तीनों का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। सिंबल है, इसमें रटना नहीं है ना सवाल को लगाना है, बस देख के चित्र बता देना। कैसे होगा, जब बार बार आप इसको पढ़ेंगे। अरे यार इतना अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, सपोर्ट करिए। मैं ऐसे ही आपको पूरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया हूँ, आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में कहा है डी, मशीन ड्राइंग में डी किसको दर्शाता है। मैंने बी को भी सब कुछ बता दिया, ठीक है। ये आपको डी वाला किसको दर्शाएगा भाई, डी वाला पार्ट ये जो होता है डी वाला, ये किसको दर्शाएगा, ये होता है मशीन छूट की दिशा, मशीनी छूट दिशा। क्या होती है, मशीनी छूट दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस अक्षरमाला को पहचाने जो उसकी रुक्षता, रफनेस को मान R4 को दर्शाता है, तो वो क्या हो जाएगा, R4 यानी क्या होता है दोस्तों, R4 को दर्शाता है, वो क्या होता है, रफनेस हो जाएगा। क्या होगा हमारे ख्याल से एफ, यानी ये सी ऑप्शन होगा। क्यों भाई, सी ही ऑप्शन तो होना चाहिए यार, इसमें रफनेस को दर्शाता है। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे यही होगा, रफनेस को दर्शाएगा कौन, ये वाला, ठीक है। ये क्या दर्शाएगा, रुक्षता या रफनेस को। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कहा भी गया है RA माइक्रोमीटर को छोड़कर अन्य सभी R4 R3 आदि को दर्शाता है सतह की रुक्षता। एफ क्या दर्शाता है, सतह की रुक्षता, मतलब सतह कितनी फिनिशिंग हुई है। आइए आगे देख लेते हैं। इसमें देख लेंगे थोड़ा सा, ये क्या क्वेश्चन कह दिया भाई, ये क्या कह दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन में यही कहा है, उस संकेत को पहचान कीजिए जो निर्माण विधि में या रुक्षता खुरदरापन सतह को दर्शाने के लिए जो सतह एकदम क्या है, खुरदुरा सतह को दर्शाता है। तो खुरदुरा सतह को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया था ए जो दर्शाएगा खुरदरेपन के सतह को दर्शाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, क्या दिया गया है, सतह रुक्षता का मूल्य ये है खुरदरापन का, और पदार्थ हटाने की आवश्यकता ना हो उसका मूल्य क्या है, ये मैंने कहा था ऐसे रहेगा, उस पर 0 रहेगा, जान लीजिए उस पर कोई भी पदार्थ हटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए इसमें कह रहा है प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है। रेल सेक्शन को कौन दर्शाएगा दोस्तों, बोलिए रेल सेक्शन को कौन सा दर्शाएगा, सब लोग बोलिए। आप कहेंगे सर ए वाला दर्शाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे कह रहा है चित्र में संकेत किस पदार्थ को, मैंने कहा था ना ये कांच का है सिंबल दोस्तों, कई बार बताया था किस संकेत को दर्शाता है। आइए इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कांच वाला आ गया ना, मैंने कहा था ना कि कांच को दर्शाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंबल याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न में से एनालॉग मीटर, एनालॉग मीटर किसका प्रतीक है, तो एनालॉग मीटर प्रतीक जो होता है दोस्तों यही होना चाहिए आपका, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ऐसे बना हो, इसमें ऐसे तिरछा तीर हो और बाद ऐसे बना हो, इसे हम लोग एनालॉग मीटर को नाम से जानेंगे, सी ऑप्शन। आइए पदार्थ की रूढ़ गति, ये क्या है दोस्तों, ये आपका पदार्थ की रूढ़ गति क्या होगी, ये लकड़ी तो है नहीं दोस्तों, लकड़ी मैंने बता तिरछा मिर्चा बना रहता है उसमें बॉक्स में, और ये ग्लास भी नहीं हो सकता, कांच भी नहीं है, ये शीशा है, शीशा है, क्या है दोस्तों, शीशा है। शीशा है कि नहीं, स्टील होगा, सॉरी ये शीशा भी नहीं है, स्टील हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका स्टील हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए यहाँ पे मैं आपको सब कुछ दर्शा देता हूँ 2-3 चित्रों को, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट भाई, बोलिए। चलिए मैं यहाँ पे आप समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये जो होता है ऐसे ऐसे जो लाइन खींची गई है डार्क में, ये होता है कास्ट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, एलॉय आदि के लिए, और ये जो होती है पैकिंग व कुचालक के लिए होता है, कंक्रीट के लिए ये होता है, जैसे गिट्टी की तरह गिरा नहीं ये होगा। आइए
इसमें देखिए ये चित्र ऐसे आएगा आपको मिलान करने के लिए, तब आपकी हालत वहाँ पे ख़राब होने वाली है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसको मिलाना है, इसको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे बोलिए, इसमें आपको मिलाना है। चलिए मैं आपको मिलवा के यहाँ पे दर्शा देता हूँ। कहा है पेट्रोल, पेट्रोल व तरल पदार्थ मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा। सबसे पहले लकड़ी वाला ले चलो, इसमें लकड़ी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लकड़ी वाला हो गया। पेट्रोल के लिए मैंने कहा था ना ये तरल पदार्थ हो जाएगा, पेट्रोल केरोसिन पानी होने के लिए। शीशा, ये तो मैंने कहा ना गिट्टी की तरह जो इधर उधर बिखरा हुआ है ये गिट्टी हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा। शीशा बचा, शीशा को शीशा में मार दीजिए, हो गया, ये मिल गया। यही आपका मिलान हो गया। आप इसको सिंबल को याद कर लीजिए, मैंने मिलवा दिया। अब मिलवा दिया, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिलवाऊंगा नहीं, मैंने दर्शा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से यहाँ पे सब कुछ सामने सामने करके दिखा दे रहा हूँ। पेट्रोल है भाई, ये लकड़ी को दर्शाया जो ऐसे ऐसे करके बना होता है। शीशा है दोस्तों, ये गिट्टी की तरह ऊबड़ खाबड़ फेंका गया है तो ये कंक्रीट हो जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर। अरे यार आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए सिंबल का, क्योंकि आप उसको 2 3 4 बार देखेंगे तो आपके माइंड बन जाएगा। जब अगली बार मेरा इस टेस्ट को लगाओगे तो आपको जल्दी से समझ में तुरंत आ जाएगा फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय कोर, तो चुंबकीय कोर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए इसमें कह रहा है रूढ़ि को, निम्न में रूढ़ि को प्रदर्शित करता है। रूढ़ि को प्रदर्शित करता है चैनल काट, चैनल काट को, सिंबल को याद कर लीजिए, चैनल काट को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे क्या कैसे काटा है यहाँ पे। आइए इसको भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना मत छोड़िएगा। ठीक है, टी कॉट, देखिए ये टी की तरह बना है कि नहीं, टी की तरह बना है भाई, ये टी की तरह बना है ऐसे, ये टी कॉट हो गया। ये क्या है, आई काट, आई की तरह बना है तो आई बीम हो जाएगा। ये चैनल काट है, सी की तरह बना रहेगा भाई तो ये चैनल काट होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए ये क्या है, सी की तरह बना था। अभी डायरेक्ट मैं बताता तो आपको ना समझ में आता, चित्र में दर्शा दिया तो आपको समझ में, ये कैसा है, चैनल काट है। ठीक है ना, टी बना रहेगा टी काट, आई बना रहेगा तो आई काट हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या भाई, सिरेटेड सॉफ्ट की रूढ़िगत निरूपण करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट के बारे में जान लेंगे हम लोग क्या क्या है। यहाँ पे देखिए ए को हम लोग रेडियल सॉफ्ट के, रेडियल रिप्स के नाम से, ये चित्र रेडियल रिप्स है, आगे पूछ भी सकता है। ठीक है, ये सिरेटेड सॉफ्ट है। ठीक है, ये स्प्लाइंड है, स्प्लाइंड सॉफ्ट है, ये चेन व्हील है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आ गया आपके पास, मैंने अभी भी बताया था ये क्या हो सकता है भाई, ये आपका कंक्रीट नहीं हो सकता, ये आपका ये लकड़ी भी नहीं हो सकता, ये ग्लास शीशा हो सकता है कि कास्ट आयरन, तो मैंने आपको बताया था ग्लास भी नहीं होगा, ये होगा कास्ट आयरन। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने आपको सिंबल में 2 बार दिखाया, ये तीसरी बार दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाक से। यहाँ पे देखिए ये क्या, कास्ट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, एलॉय आदि को, ये लेड, जिंक, श्वेत धातु को दर्शाएगा, शीशा उषा को। ये आपका बताया था मैंने, ये क्या है दोस्तों, ग्लास है, कांच है। ये क्या है, लकड़ी है, लकड़ी का तिरछा मिर्चा रूप मैंने बताया था। ये आपका कंक्रीट है। ये पेट्रोल, वाटर, केरोसिन, जो आधा भरा रहे उसमें बिंदी बिंदी ऐसे करके दर्शाता है ना, उसे हम वाटर, केरोसिन, पेट्रोल आदि को दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेल्ड प्रतीक है, वेल्ड प्रतीक का क्या होता है दोस्तों, वेल्ड प्रतीक है यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वेल्ड प्रतीक हो जाएगा स्पॉट वेल्ड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह को देख लेंगे। ठीक है, आपके लिए मैं इतना ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी भाई एग्जाम निकल जाए। स्पॉट वेल्ड है, ये इसको सीम वेल्ड के नाम से जानेंगे, इसको फ्लैट वेल्ड। ठीक है, इसको वी वेल्ड, वी की तरह बना है तो वी वेल्ड। ठीक है, इसे ऑफसेट वेल्ड के नाम से जानेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए इसमें कह रहा है चिन्ह का नाम बताइए, तो चलिए चिन्ह का नाम बताइए, ये वाली चिन्ह का नाम बताना है, ये क्या बना है, ये ऐसे करके ऐसे बन गया है वी की आकार का, तो वी वेल्ड तो नहीं होगा। आप कहेंगे देख लेंगे सर, पहले आंसर हुआ तो दिखाइए, चित्र समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पे ऐसे बना था, ऐसे करके ऐसे, ये हो जाएगा सिंगल बेबल बट वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग क्या है दोस्तों, एल्बो है, क्रॉस है, क्या है, पाइप फिटिंग का चिन्ह ये जो दर्शाया गया ये क्या है, कौन सा है, क्रॉस है। क्रॉस माने ये आपको 90 डिग्री मोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एल्बो जो है दोस्तों 90 डिग्री के ऊपर
ठीक है, पाइप फिटिंग के संकेत। ये जो होता है यूनियन होता है, ठीक है, ये आपका रिड्यूसर होता है। आइए आगे देख लेते हैं, ये क्या दिखा रहा है। SP 46 2023 के अनुसार नीचे दिए गए चित्र में संकेत की पाइप फिटिंग को दर्शाता है। ये कैसा है, एल्बो है 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। यहाँ पे इसको याद कर लीजिए, ये बहुत पूछेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्बो 90 फ्लैंज के लिए, इसको फ्लैंज के लिए बोलेंगे ये वाला सिंबल। एल्बो 45 डिग्री स्क्रू के लिए ये वाला सिंबल। क्रॉस फ्लैंज के लिए ये वाला दोस्तों सिंबल। कैप स्क्रू के लिए ये वाला सिंबल, ठीक है। इसमें मैं क्या बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे सामने तो सब कुछ लिखा है ना, आप देख लीजिए। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे इस चिन्ह को बताइए। SP 46/2003 के अनुसार चिन्ह नीचे, यानी नीचे चित्र में दिखाया गया कौन सा पाइप फिटिंग है। यहाँ पर होगा जाएगा गेट वाल्व, ठीक है। इसको चित्र को याद करिए, इसको गेट वाल्व के नाम से जानेंगे। चलिए, यहाँ पे कहा SP 46/2003 के अनुसार 45 डिग्री के स्क्रू जोड़ का प्रतीक है। स्क्रू जोड़ का प्रतीक है, तो स्क्रू जोड़ वाला अभी मैंने बताया था, स्क्रू जोड़ ये है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए स्क्रू जोड़ के लिए यही ऑप्शन मैंने बता रहा था, ये हो जाएगा। 45 डिग्री के फ्लैंज जोड़ के लिए वही डबल हो जाएगा, यानी स्क्रू जोड़ के लिए सिर्फ वही रहेगा, एक ही सिंबल, और फ्लैंज हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 45 डिग्री का बेल और स्पिगाट, ये दोस्तों ऐसे करके ऐसे बना ना, ये थोड़ा सिंबल ऐसे बना है, ऐसे चंद्राकार, और ये भी ऐसे करके बना है, ठीक है। हाँ, 45 डिग्री का वेल्डेड जोड़ ये दोस्तों बना है ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे गुणक चिन्ह बन गया है इस पर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे हम मान लेते हैं एक यहाँ पे लकड़ी थी ना, ठीक है नहीं, अब इसके ऊपर एक और हम ऐसे लकड़ी रख दें और इस पर हम नट के द्वारा इसको कस दें, तो ये एक दूसरे के ऊपर जब हम चढ़ा के रखते हैं दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं लैप जोड़। क्या बोलते हैं, लैप जोड़। समझ में आया। यहाँ पे देखिए, एक दूसरे के ऊपर रख के ये रिवेट से कसा जा रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर रख के जब कस दिए तो इसे हम लैप जोड़ बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन। चलिए, यहाँ पे कहा भी गया है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर रिवेट के द्वारा जोड़ते हैं तो उसे लैप जोड़ कहते हैं। प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, उसमें रिवेट लगाई जाती है। मैंने बताया आपको, ये चित्र में भी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सीध में रखकर उन पर कवर प्लेट लगाकर रिवेट जोड़ा जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट दूसरी हो गई, इन दोनों को इसमें सटा करके जोड़ दिया गया है, और उस पर एक पतली सी चद्दर की परत रख दी गई है, ठीक है। तो इसको हम बट जोड़ बोलते हैं। क्या जोड़ते हैं, बट जोड़। बट जोड़ का मतलब दोस्तों, दो एक ऐसे रहेगी, इसी के पास एक और ले आके इसे जोड़ देंगे, ऐसे सामने इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाता है बट जोड़। अगर यही पे दोस्तों ऐसे है, इसी के ऊपर ला के चढ़ा के रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, लैप जोड़ हो जाएगा, ठीक है। टी जोड़ कैसे होता है दोस्तों, टी जोड़ ऐसे होता है या तो ऐसे होता है टी जोड़, ठीक है। कार्नर जोड़ दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे, ये कार्नर जोड़ हो जाता है, ठीक। मैंने सारे जोड़ को क्लियर करा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कि सामने ले आके जोड़ दें। आइए, ये देखिए, ये दोस्तों चढ़ा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ये भाई समझ लीजिए, नहीं तो आपका माइंड बहुत 5G की तरह काम कर रहा हो। ऐसे ले आके जोड़ दिया, इस पर एक पतली सी चद्दर चढ़ा दिए ताकि ये पकड़ में बना रहे, ठीक। लेकिन हम प्लेट को तो सीधे में रखे हैं ना, हाँ, ये चीज़ समझना, ठीक है भाई। ये देखिए, कहा है मुख्य प्लेट, ये दर्शाया है, कहा है मुख्य प्लेट है, ये देखो, ये इसमें बना है नहीं, इस पर कटिंग, ये इस पर जोड़ा गया है, ठीक है। ये कवर प्लेट है, ये ऊपर कवर वाली चद्दर लाई गई है, ये, ठीक है, समझना। ये मुख्य प्लेट ये नीचे ही है, नहीं तो उल्टा आपका माइंड काम कर रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। भैया आपको हमारा कार्य है ठीक से पढ़ाना और अच्छे से आपका क्लियर कराना, ठीक है। चित्र में दिए गए फिटिंग प्रतीक का नाम बताइए। फिटिंग प्रतीक, चित्र में फिटिंग प्रतीक ये क्या है, फ्लैंज जोड़ है। कैसा है, फ्लैंज जोड़ है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे भी देख लेंगे दोस्तों। ये क्या है, फ्लैट वेल्ड। फ्लैट वेल्ड कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, फ्लैट वेल्ड हो जाएगा। त्रिभुजाकार समकोण त्रिभुज रहेगा, फ्लैट जोड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग है। ये आपका हो जाएगा सिंगल बेवल बट हो जाएगा, सिंगल बेवल बेल्ट हो जाएगा, बट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये चित्र को क्या दर्शाता है भाई, ये आपका दर्शाएगा स्टिप। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल्डिंग को निरूपण करता है स्टिप, ठीक है। आइए, चित्र में दिया गया चित्र में वेल्डिंग को निरूपण करता है, वेल्डिंग को निरूपण करता है कैसे,
स्क्वायर बट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? स्क्वायर बट हो जाएगा। वेल्डिंग को निरूपण करता है, स्क्वायर बट होगा। ठीक है, चित्र में स्क्वायर बट होगा, बट वेल्डिंग को निरूपण करता है। ठीक, ये वाला सिंबल जो है ना ऐसे बना रहेगा स्क्वायर बट का। आइए ये वाला चित्र को देख के बताइए भाई ये क्या है? ये सेम को दर्शाएगा। अगर एक वृत्त है, वृत्त में ऐसे दो बराबर लाइन को खींच देंगे तो इसको हम बट सेम के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है देख लीजिए। कहा गया है यही दोस्तों कि जिस वेल्डन में एक के ऊपर रखी दो धातु चादरों को सतह को जोड़ने पर वहाँ पर सेम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। सेम वेल्डन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के जलरोधी, भापरोधी वायु टंकी को बनाने के लिए। सेम का प्रयोग किसके लिए करेंगे? जल, वायु और भाप रोधी के लिए। ठीक है, जल रोधी, वायु रोधी, भाप रोधी के लिए। ठीक है, उसमें भाप भी बाहर नहीं निकल पाएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है थोड़ा सा जानेंगे। ये चित्र में हमें दर्शा दिया है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा जान जाइएगा। कैसे जान पाएंगे यार? आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा कि कैसे नहीं समझ में आएगा भाई, बताओ। देखिए देखिए, हमसे सीखिए आप लोग। यहाँ पर ये भले ही ऐसे बना है, ये ऐसे, अगर बच्चा मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक ऐसे निकाल दूंगा, इतने पार्ट को, तो क्या ये ऐसे के नहीं बन रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर बन रहा है, बन रहा है। और इधर वाला पार्ट ऐसे बन जा रहा है, बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों के। इसमें देखिए ये वी बना है, वी, तो ये वी हो जाएगा। ये क्या बना है? ये देखिए ये ऐसे बना है, इसी में सब छिपा हुआ है दोस्तों, छिपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप कहेंगे आप फिर नहीं समझ में आया सर। अब आपको ढूंढना है दोस्तों, क्या ढूंढना है कि कहाँ पे क्या सिंबल बना है। अब मेरे भाई आप बताओ, वी, ये वी आकार का है तो वी कहाँ पर बना है? ये बना है, ये जाएगा ए में। आप कहेंगे वेरी गुड सर, बस समझ में आया। अब देखिए ये जो चित्र है ये गुणा को दर्शाएगा। आप कहेंगे हाँ वेरी गुड सर, ये गुणा को दर्शाया कि नहीं दर्शाया? देखिए ऐसे करके बना है, बना है कि नहीं? अब के वाला आप कहेंगे कहाँ है? ये देखो, ये के में गया, गया कि नहीं गया? हाँ, आप समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखिए अगला भी देख लेंगे हम लोग, अगला भी देख लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है। ये वाला चित्र चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, एक बचा ये इसमें चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, बोलिए। हाँ, सब कुछ हो गया, कोई बचा है क्या यार? 3 2 5, कहीं पर कहीं पर कहीं पर कोई नहीं बचा है, सब हो गया। तो मिलान मैंने करवा दिया दोस्तों, आप मिला सकते हैं। अब आप इतना पहचान में आ गया आपको, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए मैं यहाँ पे सब कुछ आपको सामने दर्शा दिया हूँ। बोलिए, यही तो मैंने बताया था यार, ये गुणा को दर्शा रहा है, ये वी को दर्शा रहा है। इसमें ढूंढो, इसमें यही चित्र दिया है नहीं, ऐसे करके बना है, तो ये बना, ये के बना, ये वैसे बना। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट लीजिए, बस आप 2-4 बार देख लीजिए, आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा फ्लैट वेल्ड, फ्लैट वेल्ड मैंने बताया था अभी, फ्लैट वेल्ड यही है दोस्तों, समकोण वाला। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देख लीजिए, इसे बीड बोलते हैं या एज या सिल्क वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लैट वेल्ड बोलते हैं, इससे स्टड बोलते हैं, स्टड। और ये क्या होता है? सिलिंग रन होता है, वृत्ताकार वाला। सिंबल जरूर स्क्रीनशॉट लिया करिए। ये कह रहा इस वर्कशॉप में, कह रहा वर्कशॉप में भाई ड्रिल जाने वाले छिद्र को दर्शाता है, ड्रिल जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। कौन सा दर्शाएगा आप बताइएगा। ठीक है, इतना तो आप सबको क्लियर ही हो गया होगा यार, पढ़ते पढ़ते। बताओ कौन सा भाग को दर्शाएगा? आप कहेंगे सर ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि इसमें वर्कशॉप में ड्रिल जाने वाले का प्रतीक क्या है? प्लस वाला चिन्ह। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा कौन सा स्क्वायर बट या वेल्ड को दर्शाता है? स्क्वायर बट या वेल्ड को बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, मैंने कहा ये फ्लैट वेल्ड है, समकोण वाला फ्लैट वेल्ड है। स्क्वायर बट वेल्ड है, ये 2 लाइन से खींच दो, स्क्वायर बट वेल्ड हो जाएगा। ये सिंगल वी बट वेल्ड हो जाएगा, वी के आकार है, सिंगल वी बट हो जाएगा। ये यू के आकार का है, यू बट वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है यक्ष में, यक्ष द्वारा चित्र में दर्शाया गया है, ये क्या है? ये हो जाएगा दोस्तों नट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है? चित्र में दिए गए नाम बताइए, ये क्या नाम है? अभी अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैं आपको बता के आया हूँ दोस्तों। ये हो जाएगा रिवेट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चित्र में रिवेट के रूढ़ी को संकेत दर्शा रहा है। कह रहा ESP 46 अनुपात 2003 के अनुसार स्पॉट वेल्ड, मैंने अभी अभी आपको बताया स्पॉट वेल्ड के नाम से सी वाले को जानेंगे। चित्र में भी कहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पॉट वेल्ड के नाम से। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए
इसको हम लोग सीम वेल्ड बोलते हैं। एक वृत्त बनाइए, 2 रेखा खींचिए, सीम वेल्ड। स्पॉट वेल्ड हो जाएगा ये। और एक ऐसे बना के दीजिए ढक्कन की तरह, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लग वेल्ड। ये हो जाएगा बैंकिंग रन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, इसमें कह रहा क्या, SP 46:2003 के अनुसार एज वेल्ड के लिए निम्न संकेतों में से कौन सा संकेत प्रयोग लिया जाना चाहिए। ठीक है, एज वेल्ड के लिए तो यहाँ पे एज वेल्ड हो जाएगा ये वाला ए ऑप्शन। 3 लाइन ऐसे ऐसे कर दीजिए बस, एज वेल्ड। फिर इसका सिंबल भी थोड़ा पहचान लीजिए। ये हो जाएगा एज वेल्ड, ये हो जाएगा बैंकिंग स्ट्रिप्ड वेल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल बट वेल्ड हो जाएगा। ठीक, सिंबल का जरूर आप लोग क्या कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि SP 46:2003 के अनुसार संयुक्त डबल बेवल बट बेल्ट क्या है, डबल बेवल बट बेल्ट। ठीक है, ये आपको दर्शा रहा है, ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको बताना है, कोई दिक्कत है नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सिंगल यानी डबल बेवल बट हो जाएगा, के ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता के आया हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं हो। ये हो जाएगा क्या, स्टड बेल्ट। ये हो जाएगा डबल जे बट बेल्ट। ये क्या हो जाएगा, डबल बेबल बट हो जाएगा। ये क्या होगा, डबल बट बेल्ट हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। कौन सा चिन्ह, यहाँ पे कह रहा है कौन सा चिन्ह गेट वाल्व को प्रदर्शित करता है। कौन सा चिन्ह गेट वाल्व को प्रदर्शित करता है, तो गेट वाल्व यही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं। कार्बन माइक्रोफोन है, कह रहा है कौन सा कार्बन माइक्रोफोन है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। कार्बन माइक्रोफोन, यहाँ पे देखिए कार्बन माइक्रोफोन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन माइक्रोफोन। डी बनाइए, डी में एक माइक्रोफोन वाला एंटीना लगा दीजिए, कार्बन माइक्रोफोन बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच है, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विमार्गी स्विच। तो देखिए ऐसे एक गोला बनाइए, एक चित्र इधर का बनाइए, तो एक ऐसे कर दीजिए, द्विमार्गी स्विच हो जाएगा। आइए ये क्या कह रहा है, कह रहा बियरिंग के विद्युत संस्थापन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच का प्रयोग एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग स्थानों से 2 या 2 से अधिक स्विच नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आइए आगे देख लेते हैं भाई। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 ए सॉकेट आउटलेट चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ पे देख लीजिए 16 ए सॉकेट का प्रयोग टेबल लैंप, प्रेस आयरन, टीवी आदि के लिए विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सॉकेट सामान्यतः स्विच द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो सॉकेट होता है सामान्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है भाई, ये स्विच के द्वारा होता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिकल वर्तनी रेखा चित्र में इस चिन्ह के किस नाम से पहचानते हैं। तो जंजीर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 88 नंबर का आपका जो क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बत्ती का जोड़ जहाँ पर स्विच है, बत्ती का जोड़ जहाँ पर स्विच है, गुणा का चिन्ह बनेगा, ऐसे कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बत्ती का जोड़ जहाँ पर स्विच है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई, कह रहा सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम। सर्किट आरेख में इस प्रतीक का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो बजर में होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे भी क्लियर करते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर अच्छे से करते हैं। थोड़ा सा जान जाइए, बजर या बीपर एक ऑडियो सिग्नल डिवाइस है। अगर आपसे पूछ ले कि बजर या बीपर जो है दोस्तों इसका नाम है, ये कैसा सिग्नल है, सिग्नलिंग है, ये दोस्तों ऑडियो सिग्नल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पीजो इलेक्ट्रिकल प्रारूपी होता है। बजर का विशिष्ट उपयोग में अलार्म डिवाइस, टाइमर, उपयोगकर्ता इनपुट जैसे माउस क्लिक या की स्टोर की पुष्ट में शामिल होता है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चिन्ह में ये इसको बताइए। ये दोस्तों एसी जनरेटर है, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एसी जनरेटर। ठीक है, जो मैकेनिकल ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों क्या कह रहा है, चित्र में दिखाया गया है, चित्र प्रदर्शित किया गया है, ये क्या है, ये दोस्तों फ्यूज के अल्टरनेटिव जहाँ पर सप्लाई मोटी रेखा होती है, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे हाँ सर यहाँ पे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा फ्यूज के लिए अल्टरनेटिव जहाँ पर सप्लाई मोटी रेखा को इंगित करता है, सप्लाई मोटी रेखा को इंगित करता है, वही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए
आगे देखते हैं। कह रहा चित्र में दी गई पहचानिए इस चित्र को, क्या है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, स्विच और सॉकेट आउटलेट नहीं, यहाँ पे सॉकेट आउटलेट होगा। बस सिर्फ चित्र को पहचाने, इसमें चित्र को पहचाना है दोस्तों, कोई बहुत पहले से पढ़कर या इसको कोई नहीं आया है, ठीक है, आप देखेंगे तभी आपको आएगा बार बार। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, इसमें कह रहा वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक। ब्रेकर का मतलब क्या, प्रतिरोध के रूप में। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। सर्किट में ब्रेकर के रूप में सी ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि देख लीजिए वायरिंग परिपथ में चित्र में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर पर जो दोष की दिशा को कार्य करता है, दोष की दिशा में कार्य करता है, जिससे दोषी भाग स्वस्थ भाग से अलग कर दिया जाता है और दूसरे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। ये दोस्तों अलग कर देता है, जैसे वो जहाँ से खराब पार्ट है उसको अलग कर देगा, अच्छे वाले को अलग कर देगा, जिससे खराब के चक्कर में अच्छा वाला भी ना खराब हो, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। विद्युतीय परिपथ में आरेख में सतत परिवर्तन के लिए प्रतीक का है। देखिए विद्युतीय परिपथ में आरेख में सतत परिवर्तन के लिए, सतत परिवर्तन भाई, सतत परिवर्तन के लिए कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सतत परिवर्तन के लिए, ठीक है। ये सिंबल आपको पहचानना है बस। आइए यहाँ पे कहा है दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रतीक को पहचानिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भाई क्या, यहाँ पे यही कह रहा है कि दिष्ट विद्युत धारा जनित्र के साधारण प्रतीक को, दिष्ट धारा के साधारण प्रतीक को मैंने कहा था यही होगा, एसी होगा, मैंने अभी भी बता के आया था ऊपर, ठीक है, यही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हेडफोन साधारण का प्रतीक पहचानिए। हेडफोन साधारण, देखिए हेडफोन की तरह आके बना है कि नहीं बना, कान में लगा लो, तो यही हो जाएगा हेडफोन को साधारण प्रतीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रतीक का नाम बताइए, इस प्रतीक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिशील लौह यंत्र होगा, बोलिए, गतिशील कुंडली और रेक्टिफायर के साथ होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो जवाब होना चाहिए वो गतिशील लौह यंत्र है। कैसा है, एक बॉक्स बना है, उस पर उल्टा डब्लू ऐसे बन गया है ऐसे करके, ये गतिशील क्या है दोस्तों, लौह यंत्र है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यह कह रहा है यह उपयंत्र एसी डीसी दोनों की तरह आपूर्ति कार्य करता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ आरेख का प्रतीक बताइए, क्या हो जाएगा, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, आप कहेंगे हाँ सर मैं अभी बताता हूँ। चलिए गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ए ऑप्शन, मैंने कहा ना ऐसे सिंबल बना रहेगा ऐसे, ये क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर। आइए इसमें देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखा चित्र में इस प्रतीक का नाम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल परिपथ में इस रेखा को मान को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भाई। सिंबल है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्लिप पर फिसला हुआ रिंग के ऊपर ब्रश, ठीक है, यही हो जाएगा आपका, स्लिप के ऊपर फिसला हुआ रिंग यानी रिंग के ऊपर ब्रश, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, उसको भी हम लोग के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में रेखा चित्र के प्रतीक का नाम बताइए। ये क्या हो जाएगा, पल्स इंटरवल हो जाएगा, पल्स इंटरवल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए और देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रतीक है, इसमें दोस्तों कुछ समझाना है नहीं, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम। देखिए दोस्तों ये ऐसे है, ये प्रतीक का नाम क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए इस प्रतीक का नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग दोस्तों। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उस प्रतीक का नाम जो था ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे, कह रहा है कि निम्न में से एनालॉग मीटर किस प्रतीक है। तो एनालॉग जो होता है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा एनालॉग के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रतीक एनालॉग मीटर को प्रदर्शित, एनालॉग मीटर डिजिटल मीटर की तुलना में कम प्रसिद्ध है, किसके, अगर कहेगा एनालॉग मीटर किसके प्रशुद्धता में कम शुद्ध होता है, डिजिटल मीटर के तुलना में कम शुद्ध होता है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं चुंबकीय कोर, चुंबकीय कोर को प्रदर्शित करता है, तो चुंबकीय कोर को ये वाला प्रदर्शित करेगा जो पूरा तरह से काले रंग में रंगा है, ठीक है। आइए
यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों ये क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। निम्न में से कौन सा परिपथ विद्युत प्रयुक्त होने वाले फ्यूज के किस दिशा को, फ्यूज की दिशा को प्रदर्शित करता है? सी ऑप्शन, ये फ्यूज की दिशा को, ठीक है, प्रदर्शित करेगा। ये क्या करता है? सुरक्षात्मक ढंग का कार्य करता है दोस्तों। धारा में जो होती है दोस्तों एक नियंत्र मात्रा से अधिक, अगर जितना धारा जाना चाहिए उससे ज़्यादा धारा जा रहा है तो ये तुरंत परिपथ को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे हमारा मूल्यवान वस्तु नुकसान नहीं होता, बच जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद करने लायक है। फ्यूज को हमेशा एसी परिपथ में फेज वायर के साथ स्थापित किया जाता है, एसी करंट के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, प्रत्येक सेल को मैंने आपको बता दिया, तो आप रेक्टिफायर और पढ़ के आए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला। यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कभी भी भूल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे करके बना है ना, ये ऐसे करके, जो बड़ा वाला सिंबल होता है ये वाला, इस पर प्लस होता है, और जो छोटा वाला होता है उस पर माइनस। देखिए इस पर बड़ा वाले के सामने प्लस है, छोटे वाले के साथ माइनस, इसमें लेकिन उल्टा कहा है, तो ये वाला मत मारना कभी, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। भाई ये क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखेंगे। कह रहा बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनों का प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाइन को भेजने के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट होगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा, बल्क हैंड लैंप के ग्राफिकल चिन्ह को पहचानिए। बल्क हैंड लैंप के ग्राफिकल चिन्ह को पहचानिए, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको क्लियर कराया दोस्तों। अगर आप हमारे इस RM एकेडमी चैनल पर नए थे तो RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। ये आपके सिंबल प्रतीक थे दोस्तों, इसके वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्द, और इसके आगे भी वीडियो मिलेगा, पर दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक